जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये सीजीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज 2 आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 2 है साथियों, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बिल्कुल आपके लिए लिए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम वाले जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, आप सभी के लिए सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं प्रश्न। और अगर आपने इसकी क्लास 1 नहीं देखी साथियों, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। सेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे साथियों। साथ ही साथ अगर आप इतनी सारी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो आप इस सेशन को जरूर देखिए। आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सीजीपीएससी वाले, सीजी व्यापम की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम 2023 अभी चल होने वाला है साथियों। यूपी पुलिस वाले देखिए, और एमपी पुलिस, या कि जहाँ भी साथियों कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, हर जगह आता है। साथ ही साथ साथियों यूपीएससी आरओ, एआरओ और यूपीएससी एआरओ, और ये इसके लिए जो क्वेश्चंस आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप एमसीक्यू होंगे साथियों। हम आपको अपडेट कराएंगे करंट अफेयर के साथ में भी, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आप हमारे साथ देख सकते हैं साथियों। सीजी व्यापम, टीजीटी, पीजीटी की भी क्लासेस हमारे साथ साथियों चैनल पे चल रही हैं। ईएमआरएस वाली क्लासेस भी आप हमारी ज़रूर देखें। सभी विषयों के सेशन हमारे चैनल पे चल रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों में एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। और ये पहले ही क्वेश्चन से सुधा साथियों शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। साथियों, जब अनुच्छेद 45, 46 ये दिखते हैं, या कि 58, 50 दिखते हैं, तो इन्हें तो आप थोड़ा सा भूल सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं भूल सकते। इन्हें जरूर याद रखिएगा। ये साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। मतलब क्या है साथियों कि हमारी जो भी राज्य सरकारें हैं, वो अगर कोई, या हमारी सरकारें हैं, कोई नियम कानून बनाएंगी, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक में बताए गए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने नीतियों का निर्माण करेंगी। तो यहीं पे आपसे पूछा गया है साथियों कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस में किया गया है। क्या 45 में किया गया है, 46 में किया गया है, 48 में किया गया है, या 51 में किया गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों कि अनुच्छेद 50 में ये बताया गया है कि इसमें साथियों न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है साथियों, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बिल्कुल पृथक होंगी। लेकिन जो है ये कार्यपालिका साथियों किसके अंडर में रहकर कार्य करेगी, ये प्रश्न पूछा जाए तो न्यायपालिका के अंडर में रहकर कार्य करेगी। इसे भी ध्यान में आपको रखना है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है साथियों कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया। अब बात साथियों है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी साथियों। साल 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है साथियों, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आप जानते हैं कि मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे ने क्या किया कि जो है इस क्रांति की शुरुआत की साथियों। आप जानते हैं मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। ये आपको याद रखना है, 10 मई 1857 आपको याद रखना है साथियों। ये तारीखें 1857, ये दोनों चीज़ें ही अलग अलग हैं। और ये एक ऐसा नक्शा था साथियों इस संग्राम में, जिसमें एक बार हमारा देश अपनी जो है आज़ादी को लेते लेते बच गया। और यहीं पे एक राइटर है साथियों MC मजूमदार, वो मानते ही नहीं हैं कि ये जो है आंदोलन पहला था या आखिरी। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि साल 1858 में जब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उन्होंने क्या हुआ कि भारत में अब पूरी तरह से जो है ये जो स्वतंत्रता संग्राम हो गया। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने जब उसको नियंत्रण बड़ी मुश्किल से पाया, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है बेटा कि अब पूरी कमान हम अपने हाथ में ले लेते हैं। और महारानी विक्टोरिया को साल 1858 में ब्रिट जो है भारत की सामग्री घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है साथियों। ऑप्शन
सी आपसे फैमिलियर हैं, साल 1872। साल 1872 साथियों, ये डेट क्या आपको याद है? इस डेट का संबंध किससे है? साल 1872 वाले से। साथियों, हमारी जो देश की पहली जनगणना है, ठीक है, पहली जनगणना है, ये नियमित नहीं है। नियमित जनगणना पूछा जाएगा तो साल 1881 से हमारे देश में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे साथियों आपके ऑप्शन में 1872 दिया गया है, तो यहाँ से जनगणना का प्रारंभ हुआ। 1881 से साथियों नियमित जनगणना हमारे देश में प्रारंभ हुई है, इन्हें भी याद रखिएगा। 1885 में आप जानते हैं साथियों कि 1885 की ये तारीख है, इससे आप फैमिलियर हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया जाता है, इन्हें भी आप याद रखिएगा साथियों। और वैसे ही तो ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही आते हैं, साल 1885। ठीक है साथियों, तो इन चारों ऑप्शंस की व्याख्या आपने देखा और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास साथियों आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है साथियों। आप एकदम जोरदार तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रश्न हमारे साथ लगाएंगे जो आपकी परीक्षा में है आने वाला। तो अपने दोस्तों में एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी साथियों को बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेहतरीन कंटेंट आपके लिए SSC 77 लेकर आया है। यही लिख दीजिएगा कहाँ पर, टेलीग्राम में, तो ये PDF आपको साथियों प्राप्त हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही कलरफुल PDF आपको प्राप्त हो जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ये अधिकार जो दिया गया है यहाँ पर, जीने का अधिकार, क्या ये एक राजनैतिक अधिकार है? ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप क्या बताएंगे साथियों? तो क्या कानून के समक्ष समानता, चुनाव लड़ने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? अब ये राजनैतिक अधिकार कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जो राजनैतिक अधिकार है इसमें ऑप्शन सी में देखते हैं आप, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, चाहे जिसका मन कहे वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, रामू भी लड़ सकते हैं, घनश्यामू भी लड़ सकते हैं। अच्छा, आप जीतिए हारिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चुनाव लड़ने का अधिकार है ये एक राजनीतिक अधिकार है। इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न सब पूछे गए हैं साथियों, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अध्यक्ष करते हैं, क्या हमारे उपसभापति? जो हमारे उपसभापति कौन? हमारे राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं भैया? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसी संसद सदस्य की योग्यता के संबंध में जो निर्णय करता है, क्या ये राष्ट्रपति करेंगे या अध्यक्ष करेंगे? क्या मत आपका इस पे आ रहा है? तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं इसको राष्ट्रपति महोदय जो हैं, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है साथियों कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में ये परिकल्पना या कि ये लेख वहाँ पर पाया जाता है। साथियों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछ लिया जाता है साथियों। ये आप हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम आपको स्टैटिक जीके से भी बिल्कुल लिंक कराते हुए चलेंगे, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस भी आप हमारे साथ देखेंगे। तो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखिए, आप जरूर जो है आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न लेकर जाएंगे। हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, के.एम. मुंशी या ओम बिड़ला, ठीक है साथियों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं साथियों इनका नाम भी आपको पता है साथियों, इनका नाम ही क्या है? गणेश है। तो इनका गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो हो जाते हैं ये हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर दिया गया है। साथियों सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। कैग की नियमित राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इन्हें अपने पद से हटाए जाने के संबंध में सत्य है। अगर जो आप जानते हैं कि जो CAG होता है, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब ये जो कैग है साथियों, ये इनको पद से अगर हटाया जाना
है तो इनके संबंध में सत्य कथन क्या क्या राष्ट्रपति हटाएंगे, क्या संसद के दोनों सदनों के संबोधन से, या हाईकोर्ट द्वारा, या राष्ट्रपति की संतुति पर एचसी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है साथियों, इसका हो जाता है ऑप्शन बी में संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। साथियों क्या होता है कि इन्हें अपने पद से हटाए जाने के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि संसद के दोनों सदन। अब आप जानते हैं कि संसद में दो सदन कौन कौन से होते हैं, एक होता है साथियों निम्न सदन, एक होता है आपका निम्न सदन और एक होता है आपका उच्च सदन। ठीक है साथियों, ये दो सदन होते हैं। अब ये जो दोनों सदन हो जाते हैं, ये दोनों के संबोधन पर क्या होता है, एक होता है आपका जैसे ये राज्यसभा है तो इस राज्यसभा को क्या कहेंगे साथियों, निम्न, ये उच्च सदन कहेंगे। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहेंगे और लोकसभा को क्या कहेंगे, तो लोकसभा को हम कह देंगे निम्न सदन। इसे भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये आपको बताना है। क्या 7 मार्च 1952 को हुई थी साथियों, ये आपको बताना है। 7 मार्च 1952 को हुई थी। क्या 13 मई 1952 को हुई थी, 22 अक्टूबर 1952 को हुई थी, या 16 अगस्त 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक आपसे पूछा जा रहा है कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों 13 मई 1952 को हमारे लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। अब आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, ये क्या सिविल न्यायालय को अंतिम न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं, या उच्चतम न्यायालय को अपीलीय न्यायालय कहते हैं, या जिला न्यायालय को अपीलीय न्यायालय कहते हैं। तो आप जानते थे तो अंतिम अपीलीय न्यायालय मतलब जो हर जगह से सब जगह से थक के हार जाओ, सब जगह से जब थक के आप हार जाओगे तो कहाँ जाओगे साथियों, एससी में जाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का मंडल मतलब है उच्चतम न्यायालय। बात जब उच्चतम न्यायालय की हो जाती है तो आप जानते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी हमारे देश के डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के क्या है भैया, चंद्रचूड़ यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं चंद्रचूड़। ठीक है भैया, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये हमारे देश के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। साथियों जिला न्यायालय से इसमें कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा अंतिम अपील आदमी इन्हीं के पास में करता है और अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें पूरी तरह से सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। अब इनको जो पैसा दिया जाता है, जो इनको वेतन दिया जाता है, अगर आपको वेतन देना हो या जनता को वेतन देना हो भैया तो अच्छा दे तो जनता ही रही, लेकिन भारत की क्या वित्त आयोग देता है, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संसद निधि, या आरबीआई की निधि से, किस निधि से दिया जाता है ये आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भी हैं इनको पैसा जो मिलता है साथियों भारत की संसद निधि। ठीक है, ये जो हमारे भारत की संसद की निधि है इसी से दिया जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचित निधि भी इन्हें आप कहते हैं। ठीक है साथियों, आप भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है, ये आपको जो क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब आपने देखा, क्या देखा, संचित निधि आपने यहाँ पर देखा। अब संचित जो निधि होती है साथियों, इस पर अगर धन यहाँ से पैसा निकालना है तो इस पर किसका नियंत्रण है, क्या नियंत्रण क्यों महालेखा परीक्षक का, संसद का, अधिकृत मंत्री का, या वित्त मंत्री का, इनमें से कौन सही है साथियों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि अगर आप संसद की जो है संचित निधि से पैसा निकालना है तो वो पैसा आपको निकालने के लिए, धन निकालने के लिए संसद के से जो है इस पे इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से उत्पन्न पद की रिक्ति को भरने के लिए किसी कारणवश नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 1 माह तक अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इस परिस्थिति में संवैधानिक रूप से क्या होगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ के आपको उत्तर बताना। इस प्रश्न को अगर आप समझ के उत्तर देंगे कि राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से उत्पन्न पद की रिक्ति को भरने के लिए किस कारणवश नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 1 माह तक अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता, इस परिस्थिति में संवैधानिक रूप से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुपस्थिति की आज्ञा लेगा। 1 माह के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, पुराना राष्ट्रपति अपना कार्यकाल जारी रखेगा, या संसद इसमें विधि निर्मित करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या होगा, जब तक ये प्रक्रिया चलेगी
करेगी, पुराना राष्ट्रपति अपना कार्यकाल क्या करेगा, जारी रखेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियम संसद किस अनुच्छेद के माध्यम से करेगी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 50, 71, 58 और 55 ये आपको दिया गया है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में तो ये लिखा है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पर एक पद होगा, तो ये 50 तो आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़िए कि 71 सही है कि 58 सही है, 55 सही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से निम्नलिखित से संबंधित किसी विषय का विनियम संसद किस अनुच्छेद के माध्यम से करेगी। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, उसको समझते हुए चलिए। अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कथन बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये तो बिल्कुल सत्य है साथियों। प्रथम बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी बात सही है बिल्कुल। कि जब सदस्यों का अधिवेशन की बात किया जाएगा साथियों, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ये सही है। और प्रथम बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, ये भी सही है। तो इसमें बताना है साथियों आपको असत्य कथन। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ लिखना चाहिए था। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें क्या है साथियों, जो यहाँ पर दिया गया है 25 जनवरी, ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि 25 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, ये साथियों गलत है। ये क्या है, 24 जनवरी को ही हमारे जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता किसने लिखा था भैया, तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन्हें भी आपको याद रखना है। तो इसमें से क्या क्या आपको मिला साथियों, आपको मिला ये कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं साथियों। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 208 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन और आपको नंबर दिलाने वाले हैं साथियों। और 25 जनवरी नहीं साथियों, यहाँ पर 24 जनवरी को, ये साथियों हम इसको PDF में ठीक करवा देंगे। असत्य कथन बताइए, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। कभी इसमें ये पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब टाइपिंग मिस्टेक इसमें। आगे देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये प्रश्न बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है साथियों। देखिए क्या है साथियों, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी लोग हो जाते हैं और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है साथियों। हमने चैनल पे इन सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे सेशन अपलोड किए हैं और हम लिंक इसका जो है आपके बिल्कुल अपडेट कर देंगे आपके जो है डिस्क्रिप्शन में। साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि प्रयागराज जिसका पुराना नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो पुराना नाम था साथियों, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, ये भी बच्चा जानता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देख रहे हैं महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको जरूर याद रखना चाहिए कि साथियों, जब ये वहाँ से लौट के आए तो जानते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस जो मनाते हैं वो इन्हीं की दक्षिण अफ्रीका वापसी से जो है प्रेरित होकर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये वही महात्मा गांधी हैं साथियों। ये वही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था साल 1920 में हुआ था। असहयोग किसके प्रति था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने जब खलीफा को, आप जानते हैं तुर्की के खलीफा को हटा दिया था, तो असहयोग आंदोलन छिड़ गया था। उसमें जो है आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर विरोध किया था कि ये देश को हमारे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आज़ादी नहीं मिली। तो साल 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है साथियों, आप जानते हैं हमारे BR अम्बेडकर को आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ये आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं ये बी आर अम्बेडकर हैं। साथियों बी आर अम्बेडकर को भारत का क्या कहा जाता है? कानून निर्माता कहा जाता है। ठीक है, कानून निर्माता कहा जाता है, भारत का मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो है? भीमराव अम्बेडकर को भारत का मनु कहा जाता है। साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रथम पीएम हमारे देश के हो जाते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। आचार्य जेबी कृपलानी को जरूर याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो झंडा हमारी समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यही आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये बातें आपको आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल याद रखना चाहिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने। साथियों राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि कथन आपको बताना है ये सत्य है या कि असत्य है। ये देखिए, चलिए प्रश्न का उत्तर आप बताइए, इसमें से बताना है सत्य नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आप जानते हैं कि 36 से 51 तक आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अच्छे से बताया गया है। अब ये भाग जो हो जाता है साथियों, ये आपका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। क्या यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में इसे मूल अधिकार के पूरक के रूप में बताया गया है। इसके द्वारा नागरिकों को कुछ नैतिक दायित्व सौंपे गए हैं तथा राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें से ये बताना है कि राज्य के कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है। इसमें भारत के जितने राज्य हैं, अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन्हें आपको याद रखिएगा। साथियों इसमें 8 हैं या 9 हैं, एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और इसमें कमेंट में आपको छापना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। इसका जो साथियों सही वाला उत्तर हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में इसे मूल अधिकार के रूप में, मूल अधिकार के पूरक के रूप में बताया गया है। ये यहाँ पे असत्य है, मतलब ये सत्य कथन यही नहीं है। बाकी जितनी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई सत्य हैं, ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में चैलेंज नहीं होगा। लेकिन जितने भी हमारे राज्य हैं वो चाहे ममता दीदी हो, मतलब सरकार आप देख लीजिए, चाहे जिसकी हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, ममता की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, भाजपा की हो या कि कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सरकार किसी की भी हो, आपको 36 से 51 तक के बीच में अपनी नीतियों का निर्माण करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल उद्देश्य है संविधान में समाहित करने का, वो राज्य की जनता का कल्याण, जन कल्याण इसका उद्देश्य है। जन कल्याण करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही जब जो है राज्य नीति बनाएंगे तो जनता इसमें इनको 5 साल बाद हटा पाएगी और इनका अगर नीतियों में अच्छा फायदा मिल रहा है तो ये जो है जीतेंगे और नीतियां गलत हैं तो ये हारेंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही साबित करते हैं। सेना की बात कर लेते हैं। सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? अगर यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारा मार्शल लॉ है, ठीक है, आप जानते हैं मार्शल लॉ के बारे में। साथियों ये जो हमारा मार्शल लॉ है, इस मार्शल लॉ के लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति क्या राष्ट्रपति के पास है? संसद के पास है? कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अगर मार्शल लॉ लागू हो गया है। साथियों मार्शल लॉ के भी बारे में जानना है। कई देशों में तख्ता पलट अभी हो रहे हैं। अभी हाल ही में कौन से अफ्रीकी देश में तख्ता पलट की कार्यवाही एक जगह संपन्न हो गई है? नाइजर में। आप जानते हैं कि नाइजर में तो ये कार्य संपन्न हुआ और दूसरी जगह ये कार्य जो है अभी हाल ही में फिर से हो गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या BN राव ने तैयार किया था? ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। क्या BR अम्बेडकर ने तैयार किया था? ठीक है, भारत के कानून निर्माता कहे जाते हैं। क्या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने किया था या नंदलाल बोस ने किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? आप जानते हैं BN राव के बारे में। ठीक है, BN राव कौन थे साथियों? साथियों BN राव भारत के संवैधानिक सलाहकार भी कहे जाते हैं। आप इन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है साथियों, कि भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भीमराव अम्बेडकर साथियों ये हमारे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, इन्हें भी याद रखिएगा। और
और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें भी आपको याद रखना है। साथियों बी आर अम्बेडकर ने कहा था, साथियों बी आर अम्बेडकर एक लाइन आपको जरूर याद रखना चाहिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, ये भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये दूध अगर आपको पीना है तो बी आर अम्बेडकर से आप शिक्षा ले सकते हैं। साथियों बी आर अम्बेडकर इसने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो देखिए इन्होंने दहाड़ा और उनकी दहाड़ तो आज हमारे कानून में समाहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये हम सभी लोगों से डेट फैमिलियर है। साथियों इसमें जो है उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था, सभापति के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो क्या एच.सी. मुखर्जी को, बी.टी. कृष्णमाचारी को, फ्रैंक एंथनी को, नंदलाल बोस को। साथियों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि संविधान का उपसभापति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, लेकिन इसमें जो उपसभापति हैं ये कौन बनाए गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपसभापति। अब ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन सी में टिक करने की कोशिश करिएगा। फ्रैंक एंथनी जो थे ये उपसभापति थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, इसमें अस्थायी अध्यक्ष पहले बनाए गए थे। भाई सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो है, ठीक है, उनको मुखर्जी जी को क्या बना दिया जाता है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन साथियों इनकी 9 तारीख को तो ये अध्यक्ष बनते हैं और 11 तारीख को इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं और भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति हैं जिनका संबंध बिहार राज्य से है, जहां पे वर्तमान मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं। इन्हें भी आप याद रखिएगा, लालू जी के सहयोग से ये अपनी सरकार वहां पर अभी चला रहे हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उपसभापति इसमें फ्रैंक एंथनी को, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो फ्रैंक एंथनी हैं इनको नियुक्त किया गया था पहला सभापति, इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक एंथोनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक। साथियों 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया जा चुका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, मोस्ट आईएमपी, इसे बिल्कुल लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था। क्या 9 सत्र हुए थे, 10 हुए थे, 11 हुए थे या 12 हुए थे, ये प्रश्न पूछा गया है। कितने सत्र हुए थे, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, 11 सत्र हुए थे और 12वां सत्र तो जो था वो तो अंतिम सत्र था। ठीक है साथियों, 12वां सत्र जो था वो अंतिम सत्र था, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा यहाँ पर संविधान भी लागू किया गया था। आंशिक रूप से हमारा संविधान, हमारे संविधान की कुछ धाराएं यहाँ पर लागू किए गए थे। लेकिन पूरी तरह से हमारा पूछ लिया जाए कि संविधान कब लागू हुआ हमारे देश में, तो आप क्या बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से हमारे देश पर लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। हमने आपसे कहा कि आंशिक रूप से संविधान यहाँ पर लागू किया गया था। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझते चलिएगा। जो भी दिमाग में है संविधान से क्वेश्चन आने वाले वो सब आपको इसी में मिलेंगे। पूरा सीजन देखिएगा, सीरीज आपके साथ चल रही है, बिल्कुल उबना नहीं है। अभी सेकेंड क्लास है, इसके बाद थर्ड भी आ रही साथियों, थर्ड भी देखिएगा। फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो EMRS की तैयारी के लिए साथियों आप देखिए कि हिंदी के महत्वपूर्ण, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण, ये सभी क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं साथियों। हिंदी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ मिलेगा जो आपकी परीक्षा में है आने वाला। साथ ही जनरल अवेयरनेस के साथ आप करंट अफेयर भी हमारे साथ देखते हैं साथियों, तो बहुत मज़ा आएगा। और इन चीज़ों को आपको बताना है कि टोटल 15 धाराओं को क्या लागू किया गया था। ये आपका प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाता है क्या, ऑप्शन ए में दिया गया है। अब चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप भी थोड़ा सा आश्वस्त हो जाएं कि 15 नहीं साथियों 16 धाराओं को लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन
जो है ए साथियों इसमें गलत था। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल हम अंतिम में हैं और साथियों ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने साथियों आपको बता दिया था क्या 15, तो बिल्कुल नहीं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो है हमारे 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, इन्हें आपको याद रखिएगा। इनके सबके बारे में हम आपको बताएंगे। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, जिसमें सभी देशी रियासत, आप जानते हैं कि हैदराबाद जो देशी रियासत थी साथियों, यहाँ पर जो है जो शासक थे, शासक तो मुसलमान थे लेकिन जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी साथियों। वहीं पर हम जब चर्चा करते हैं जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ की कुछ अलग स्थिति थी। जब आप जम्मू एंड कश्मीर की करते हैं तो यहाँ पे राजा तो रणजीत सिंह होते हैं। राजा कौन थे जम्मू कश्मीर के? रणजीत सिंह थे, लेकिन अधिकांश जनता क्या थी? मुस्लिम थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, जनता प्रेम से रहती थी, लेकिन अंग्रेजों के कारण ये सब बिगड़ गए। आगे देखिए साथियों, इसमें क्या है, एकमात्र महिला जो हमारी थी उनका नाम आप जो है कुछ जो है क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इनसे आप फैमिलियर है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये फैमिली की हैं किसके? जवाहरलाल नेहरू जी की। अब जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है ये, ठीक है। अब ये कहाँ पर ये पहली महिला अध्यक्ष रही हैं वो कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है साथियों एनी मसेकर। जो एनी मसेकर मैडम हैं, ये एनी मसेकर मैडम क्या हैं? ये हमारे एकमात्र महिला सदस्य हैं जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। ये आप याद रखिएगा जब संविधान का एकीकरण हो रहा था साथियों। तो जो ये जो राष्ट्रीय एकीकरण की क्लासेज हैं हमारे चैनल पे अपलोड है, इसका लिंक हम आपको देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है MCQ के फॉर्मेट में। एनी मसेकर साथियों, आपकी परीक्षा में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आप जानते हैं कि जो है लेडीज फर्स्ट की बात साथियों की बहुत ज़्यादा जाती है। तो लेडीज फर्स्ट संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो क्या 15 महिलाएं थी या 16 महिलाएं या कि 17 महिलाएं? तो साथियों क्या 16 महिलाएं थी? इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अब यही 16 और 15 के चक्कर में साथियों पिछले क्वेश्चन में थोड़ा क्या हो गया, गलती से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। अब लोग कहते हैं, इस पर हंसने वाली बात तो होती है, गलती से मिस्टेक कैसे होता है? तो ये ऐसे ही गलती से मिस्टेक होता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा कि हम इसको जो है 15 याद कर बैठे थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो साथियों संविधान सभा में तो कुल 15 महिलाएं थी, इन्हें आपको याद रखना है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अच्छा 16 क्या था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, ये आप याद रखिएगा। 16 क्या है? जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत या अंगीकार किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 की जो तारीख हो जाती है, यहाँ पर हमारे संविधान की 16 धाराओं को लागू किया गया था पूरी तरीके से। 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाते हैं उस दिन लागू किया गया था, इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस। अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई ये अपर हाउस मतलब बहुत ऊंचा वाला होगा। क्या राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, सीनेट को कहते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहते हैं? ये आपको बताना है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है राज्यसभा को ही साथियों अपर हाउस कहा जाता है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, राज्यसभा। अच्छा लोकसभा को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि भाई हम यहाँ लोकसभा में सांसद भेजते हैं और राज्यसभा में भी सांसद महोदय ही जाते हैं, लेकिन चुनाव का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा को कहते हैं साथियों निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस या उच्च सदन, इसे भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, दिमाग में जितने क्वेश्चन
क्वेश्चन हैं वो सब आपको जो है बताए जाएंगे। इसी को मतलब उच्च सदन, मतलब अंग्रेजी में तो इसको कह देते हैं अपर हाउस, लेकिन हिंदी में इसी को उच्च सदन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर बनता है साथियों, और अगर मेहनत अच्छी लगी तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। पूरा सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगला सेशन हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं साथियों, इसका क्लास 3 भी देखिएगा। ये सीरीज हम आपके बीच में चला रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सभी परीक्षाएं जो होती हैं साथियों, सीजी व्यापम और सीजी यूपी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पीएससी, आरओ एआरओ जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन हमारे सीजी व्यापम और जो है सीजी पीएससी की तैयारी करने वाले हैं, आप लोग जरूर जो है देखें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। बाकी सभी के लिए जो है क्वेश्चन के कंटेंट जब आप देखेंगे तो यूपी पेट वाले भी अच्छे से देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, फिर ये आप कॉस्ट ये बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में हम लेकर आते हैं, और इसीलिए एग्जाम में यहीं से आएगा प्रश्न। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे और ये एंड में भी बता रहे हैं, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। व्याख्या को भी अच्छे से सुनिएगा। क्लास में अगर आपने ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन भी याद होगा, और जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप क्वेश्चंस को पकड़ भी पाएंगे। तो क्लास 2 कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास 3 में आप जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।